आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं शिवांगी मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका आज बायोलॉजी की सेकंड क्लास में। आप यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं सेल। कोशिका के अंदर जो भी अंग होते हैं उनके कार्य और उनके नाम और उनकी खोज किसने की, ये सब आज आप जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास आपकी हम शुरू करते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था कि कोशिका के बारे में आपको बताया था, सारी जानकारी आपको कोशिका के बारे में दी थी हमने। लेकिन आज उसके अंदर के ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स आपके सामने क्लियर करती जाऊंगी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये देख रहे होंगे आप बायोलॉजी की क्लास 2। ये हमारे ये हमारी कोशिका है और इसमें जो ये अंग होते हैं वो ये हैं। देखिए, जैसे प्लाज्मा झिल्ली है, तारक केंद्र है, लाइसोसोम है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आज हम इन सभी को पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए जान लेते हैं इनके कार्य। सबसे पहले तो समझ लीजिए कोशिका, जिसे हम सेल कहते हैं। कोशिका, हमारा शरीर जो बना है ये सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। कई लाख कोशिकाओं से, हजारों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, तो सेल्स ये कैसे वर्क करती हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनता है ऊतक, टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू ऊतक से मिलकर बनते हैं अंग, ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, वीडियो अगर पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। हमारी भी भैया काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए कि ठीक है। आगे चलिए, आगे आपकी सबसे फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लेते हैं पहले। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होती है ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी। ठीक है, ये देखिए, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ चला गया? आ गई हमारी सेल। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी कोशिका है, इसमें ये रही माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके कार्य समझ लेते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट इसका जो ऑप्शन, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट है इसका, देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर की हर जगह की कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की जरूरत होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को ले जाने और लाने का कार्य ब्लड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की थी? तो क्रेब्स साइकिल की खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने क्रेब्स साइकिल की खोज की थी। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये रही आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य होते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। पॉइंट नंबर 7 है माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की दीवार को
क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। क्रेब्स साइकिल अपने जीवन चक्र में 38 एटीपी का निर्माण करता है। क्या करता है? क्रेब्स साइकिल जो चलता है, श्वसन प्रक्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्या करता है? तो ये 38 एटीपी का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर, देखिए ध्यान से, 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बना लेते हैं। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बना लेते हैं। ग्लूकोज से जिससे हमें शक्ति मिलती है। ठीक है। आगे एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से हमको। कोशिकी आगे देखते हैं नंबर 10। कोशिकीय अंग माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन का कार्य करता है। ठीक है। अब उम्मीद है मुझे आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि कोशिका का जो श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है गोल्जी बॉडीज। ठीक है। गोल्जी बॉडीज। चलो अभी हम चित्र में भी समझ लेते हैं कि गोल्जी बॉडीज कहाँ हैं। अच्छा भाई, ये देखिए गोल्जी उपकरण। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, गोल्जी उपकरण। ठीक है। चलिए गोल्जी उपकरण के अब कार्य समझ लेते हैं कि गोल्जी उपकरण क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी खोज किसने की। ठीक है। आइए आगे हम जान लेते हैं। गोल्जी बॉडीज ये क्या करता है भाई? ये जो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठा करता है, ये गोल्जी उपकरण जो है, गोल्जी बॉडीज है जो, ये उसका परिवहन मतलब ट्रांसफर, हमारे शरीर में ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है? तो ऊर्जा को ट्रांसफर करने का कार्य गोल्जी बॉडीज ही करता है। ठीक है। गोल्जी बॉडीज की खोज किसने की थी? अब बताइए, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। ठीक है। कितना इजी है याद करना इसको, है ना? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की और अपने नाम पर ही इसको गोल्जी बॉडी नाम दे दिया। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे सेंट्रोसोम यानी तारककाय, इसको समझ लेते हैं। पहले इसको चित्र में देखेंगे फिर उसके बाद समझेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने चित्र इसलिए लिया है कि चित्र में देखकर हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है। सेंट्रोसोम तारक केंद्र कहाँ पर हो रहा है? ये देखिए, ये रहा हमारा तारक केंद्र सेंट्रोसोम। ठीक है। अब तारक केंद्र के कार्य और इसकी खोज किसने की, क्या होता है, चलिए आगे आके समझ लेते हैं। सेंट्रोसोम तारककाय, आइए देख लेते हैं कि ये क्या है। तो तारककाय कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का कार्य करता है। ठीक है। तारककाय कोशिका विभाजन और सेल डिवीजन का कार्य कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। लेकिन अगर कोशिका विभाजन सेल डिवीजन अगर ज़्यादा तेजी से होने लगे, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था
कि कल मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि हमारे शरीर के किस अंग में कोशिका विभाजन तेजी से होता है और किस में धीरे से। ठीक है, तो बताइए, आप कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए। तो मैंने आपको बताया था सबसे कम कहाँ होता है, तो मानव न्यूरॉन में होता ही नहीं है। ठीक है, होता ही नहीं है, होता है तो बहुत ही कम होता है। और सबसे तेज गति से कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो वो होता है यकृत में। मैंने आपको बताया था हमारे लीवर में होता है। ठीक है, और लेकिन अगर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन अगर ज़्यादा तेजी से होने लग जाए तो यही बीमारी जो बनती है इसे हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, फिर इसके लिए डॉक्टर कार्डियोग्राफी वो कीमोथेरेपी वगैरह देने के लिए बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है, सिकाई की जाती है जिससे हमारे शरीर की काफ़ी जो एक्स्ट्रा बनी हुई सेल्स होती हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में काफ़ी इफ़ेक्ट फैलता है इधर उधर जब होता है तो इसी वजह से देखा होगा बाल झड़ने लगते हैं और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेंट्रोसोम तारक का काम समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एन अंतःप्रदब्बी जलिका। ठीक है, चलो इसको पहले चित्र में देख लेते हैं, कहाँ पर है ये और क्या कार्य है इसका, वो बाद में देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारी अंतःप्रदब्बी जलिका। ये दो प्रकार की होती है, एक चिकनी और एक खुरदरी प्रकार की। ठीक है, एक तो ये चिकनी होती है और एक होती है खुरदरी। आगे समझते हैं कि चिकनी अंतःप्रदब्बी जलिका का क्या कार्य होता है और खुरदरी अंतःप्रदब्बी जलिका का कार्य क्या होता है। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए आगे चल के समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदब्बी जलिका। ठीक है, समझ लेते हैं इसको, क्या कह रहा है भैया। यह कोशिका को फैलाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, इसके दो कार्य होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम की मदद से करती है। ठीक है, राइबोसोम के बारे में भी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन का जो निर्माण होता है ये राइबोसोम की मदद से करती है। आगे देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो दूसरा इसका कार्य होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है। ठीक है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम की मदद से और ये वसा का भी निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। अगर अब आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं। क्वेश्चंस ये भी आ जाते हैं, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब हाँ मैंने बताया था ना अभी राइबोसोम। चलो पहले चित्र में देख लेते हैं कि राइबोसोम कहाँ पर है, क्या कार्य है इसका। ये देखिए भैया, राइबोसोम मिल गया, राइबोसोम। ठीक है, कि यहाँ पर कोशिका में इस जगह पर राइबोसोम पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम के कार्य देख लेते हैं कि राइबोसोम हमारी कोशिका में किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, आइए जानते हैं राइबोसोम के बारे में। तो प्रोटीन निर्माण का कार्य, नंबर फर्स्ट कार्य क्या है इसका, प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है कोशिका में, तो राइबोसोम करता है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है इसका, सेकंड पॉइंट क्या है इसका भाई, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। जैसे क्वेश्चन अगर आ गया तो राइबोसोम को। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक है, ध्यान रहे, राइबोसोम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक। अब आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब आगे
देख लेते हैं, चलिए चित्र में चल के देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है और ये कहाँ होता है। ये देखिए, ये है हमारा केंद्रक, ठीक है, कोशिका का केंद्रक, ठीक है। केंद्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक, ये रहा। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। केंद्रक, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी, नोट तो पूरा ही कीजिए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। केंद्रक का तो एक चैप्टर ही अलग से दे दिया है बायोलॉजी में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो नंबर 1 इसका पॉइंट है, केंद्रक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, लेकिन मरी हुई कोशिका की। ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखने वाली हैं कि न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका में मॉनिटरिंग का काम करता है न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब ये क्या करता है? ये जो सारे ऑर्गन्स जो इसमें होते हैं, अंग होते हैं कोशिका के, क्या क्या हो गया, लाइसोसोम वगैरह भी आगे पढ़ाऊंगी आपको। तो ये सारी चीज़ों को जो कार्य करता है, राइबोसोम हो गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब को जो हैंडल करता है वो कौन करता है? तो वो न्यूक्लियस ही करता है। तो कोशिका में मॉनिटरिंग का काम न्यूक्लियस करता है, ठीक है। गाइडेशन देता है सबको, भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये बनाओ, तुम राइबोसोम को बोलता है कि तुम प्रोटीन बनाओ, और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है तुम ऊर्जा बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्य देता है लोगों को, सारे मतलब अंगों को ये कार्य देता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। तो ये रहा नंबर 3 इसका जो पॉइंट है। न्यूक्लियस में 10% डीएनए मतलब क्रोमोसोम और 90% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, न्यूक्लियस में 10% डीएनए एंड क्रोमोसोम और 90% प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। केंद्रक में भरे हुए पदार्थ को केंद्रिका द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इसको याद रखना। अभी ऊपर आपको दिखाती हूँ कि कहाँ भरा होता है, ठीक है। देखो चित्र में दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, कभी नहीं भूलोगे। ये केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस में ये जो न्यूक्लियस में ये जो पदार्थ भरा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ठीक है। इसी पदार्थ को, जो पदार्थ भरा हुआ था ना, इसी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए भैया, क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया लाइसोसोम, ठीक है भाई, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है हमारी कोशिका में, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। लाइसोसोम आंतरिक पाचन का कार्य करता है, ठीक है। चलो पहले हम इसको देख लेते हैं ऊपर कि ये क्या कर रहा है। नहीं, चलो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम आंतरिक पाचन का कार्य करता है, ठीक है, ओके। आगे, आंतरिक पाचन मतलब जैसे कोई हमारी सेल्स खराब हो गई है, और मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गन खराब हो चुका है, तो वो कहाँ जाएगा भाई? अपने आप तो बाहर नहीं निकालेगा ना। तो ये लाइसोसोम क्या करता है? उसको अंदर ही अंदर पचा के ख़त्म कर देता है, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर एक क्या भरा होता है? हाइड्रोलाइटिक
एंजाइम मतलब जल अपघटक हाइड्रोलिटिक भरा होता है, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कोशिकाएं, जो कोशिकाओं के अंदर जो ऑर्गन्स मर चुके होते हैं, राइबोसोम वगैरह, तो उन पर ये अपना ये जो अपघटक है ना, इसको छिड़क देता है एंजाइम को, ठीक है, इसलिए वो कोशिका वहीं के वहीं नष्ट हो जाती है फिर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कोशिका के अंदर के अंग खराब होने पर ये खुद को ही खत्म कर देता है। अगर कोशिका का एक अंग खराब हुआ, ठीक है, तो ये उसको ख़त्म करेगा, लेकिन अगर 2-4 अंग खराब हो गए तो ये क्या करेगा, ये जैसे सेंट्रोसोम, तारक का केंद्रक, ये सभी अगर खराब हो जाते हैं तो ये क्या करता है भाई, ये खुद को ही फाड़ देता है, खुद को ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो आप याद रखना लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को। मेरा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ समझ जाइएगा, बोल तो रही हूँ ना। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आती है वैक्यूल्स, राजधानी, इनको देख लेते हैं। वैक्यूल्स कहाँ पर होते हैं, पहले आइए ये देख लेते हैं हम लोग चित्र में। ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज कोशिका की मैं आपको समझा रही हूँ आज। ठीक है, वैक्यूल्स इसमें वैक्यूल्स नहीं कर रहा, आगे देखते हैं इसमें है क्या। इसमें वैक्यूल्स शो नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको, ये होते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए वैक्यूल्स। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं राजधानी, क्या कहते हैं, राजधानी। ठीक है, चलिए इसके कार्य समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल्स, राजधानी। ठीक है, देख लेते हैं। वैक्यूल्स राजधानी मानव शरीर में पानी का संग्रह करके रखता है। ठीक है, पानी का जो होता है ये हमारे शरीर में, अच्छा एक जगह इकट्ठा तो पानी रहेगा नहीं, लगभग 65% पानी होता है। ये देखिए, मानव शरीर में 65% पानी होता है। ठीक है, 65% पानी मानव शरीर में होता है, अभी एक जगह भरा हुआ तो नहीं रहेगा। और कोशिकाएं हमारे शरीर में हर जगह पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिकाएं हमारे शरीर में हर जगह पाई जाती हैं, ये देखिए। ठीक है, कोशिकाएं तो हमारे शरीर में हर जगह ही पाई जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं ये भी हर जगह होते हैं, फिर कोशिकाओं में अंदर ही पाए जाते हैं। तो वैक्यूल्स ये पानी का स्टोरेज करके रखते हैं, इसमें जल भर के रखते हैं। ठीक है, अगर हमारे शरीर में 10% भी पानी की कमी होती है तो हम यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है, 1-2% की कमी हुई तो हमें प्यास लगेगी। ठीक है, और अगर 5% की कमी हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे काफ़ी तेज़ से प्यास लगी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वैक्यूल्स का कार्य अब समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर में वाटर स्टोरेज का काम करती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। लाइसोसोम वैक्यूल्स आपका हो गया। अब आपके बचे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये ज़रा देख लीजिए। अब क्या कहते हैं इसको, कोशिका में भरे हुए द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, कोशिका में जो द्रव भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, अभी ऊपर आपको दिखाएंगे। ठीक है, केंद्रक में भरे हुए द्रव को, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ये जो बीच में होता है, मैंने भी बताया था आपको, न्यूक्लियस में भरे हुए द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी ध्यान में रखने वाली हैं। और पूरी कोशिका में भरे हुए द्रव को, ठीक है, पूरी कोशिका जैसे उसमें ये द्रव भरा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है। ठीक है, जो लास्ट इसमें पॉइंट दिया है, जीवन के लिए सबसे जरूरी प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य होता है। अगर हमारी कोशिका में जीव द्रव्य न भरा हो, ठीक है, तो अंदर के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो सूख जाएंगे।
इनको इसीलिए जीवन देने का कार्य क्या करता है ये भैया, सेंट्रोसोम। आगे देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये है साइटोप्लाज्म, ये जो हमारी कोशिका में भरा हुआ है ये है कोशिका द्रव्य, ये जो द्रव है ये है कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। आगे देखते हैं और ये जो केंद्रक है, मैंने अभी आपको बताया था केंद्रक है ये न्यूक्लियस, इसमें भरे हुए द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, केंद्र का द्रव, ओके। और पूरी कोशिका में अगर कोई पूछे कि पूरी कोशिका में ये जो द्रव भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं, तो फुल कोशिका में भरे हुए द्रव को क्या कहेंगे, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अब आप समझ ही गए होंगे। तो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है, इनको लर्न करना, फिर आगे लेकर आती हूँ इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, पूरा MCQ लेके आऊँगी, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ओके। और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।